Now our next qualitative property is depression in freezing point. Now can you define a freezing point in the form of vapor pressure as we define the boiling point? जिस तरीके से हमने boiling point को vapor pressure के टर्म में डिफाइन किया. boiling point क्या होता है? The temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equals to the atmospheric pressure. That temperature of liquid is called its boiling point. So can you define the freezing point of substance in the form of vapor pressure? freezing point सिंपल हम आप तक जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड से सॉलिड में फ्रीज हो जाता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है. बट वेपर प्रेशर के टर्म में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस in its liquid phase is equal to the vapor pressure of that substance in a solid phase. क्या definition है कि freezing point of substance is a temperature, एक ऐसा temperature जब उसका vapor pressure liquid phase में और solid phase में equal हो जाए. Vapor pressure of substance in its liquid phase is equal to the vapor pressure in the solid phase. ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज. अब यहां कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई अब तक हमने यही सुना था कि भाई वेपर प्रेशर तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड की तो प्रॉपर्टी नहीं होती है. तो यहां क्या हो रहा है, जब आप उसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को जब फ्रीज करेंगे और फ्रीज करने पर जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो उस सॉलिड फेज में जो उसका वेपर प्रेशर है और लिक्विड फेज में उसका वेपर प्रेशर है वो जब इक्वल होंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट. जैसे इसी को मैं यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर. अब देखिए जैसा हमने बोला कि जब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा. तो जब मैं किसी भी सब्सटेंस को फ्रीज करना है, सो व्हाट द प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर? वी डिक्रीज द टेम्परेचर, वी एक्सट्रैक्ट आउट द एनर्जी. तो एनर्जी एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या होगा, उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करने पर वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है. अब जैसे ये प्योर सॉल्वेंट के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कर्व है जो क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ वेपर प्रेशर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है. अब एक कर्व है, this vapor pressure curve is basically for frozen solvent, यानी जो आपका सॉल्वेंट को फ्रीज करने पर जो वेपर प्रेशर बना है. और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, TF नॉट. TF नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. मैंने डेफिनेशन जो बोला था उसको इस कर्व से देखिए रिप्रेजेंट करते हैं. वापस आप क्या करते हैं, रिसेंबल करते हैं. इट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज. ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट है, ये लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कर्व है और इज इक्वल्स टू द इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज. जैसे जैसे आप लिक्विड सॉल्वेंट को क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा. और जैसे इसका वेपर प्रेशर कर्व इसके फ्रोजन सॉल्वेंट वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बोला जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ एज वी एड अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन द प्योर सॉल्वेंट एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो उसका वेपर प्रेशर कर्व जो है वो नीचे से शुरू होगा. और अब मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जाऊंगा उसको फ्रीज करने के लिए, तो
उसका वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीमेंट के साथ साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दिस इज कर्व फॉर सॉल्यूशन। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका टेम्परेचर क्या हो गया, TF, एंड TF इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TF इज व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इस कर्व में देखिए TF नॉट इज मोर देन TF, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हुआ, फ्रीजिंग, जैसे आपने प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया और जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से लेसर है। So that decrement in the freezing point is known as depression in freezing point. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा TF. So your delta TF is depression in freezing point, and that depression in freezing point is this time TF not minus TF. डेल्टा टीबी क्या था, टीबी माइनस टीबी नॉट, ये क्या होगा, TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू डेल्टा TF, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है। नाउ दिस इज आल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा आप सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर कर्व उतना ही स्मॉलर वैल्यू के साथ क्या होगा, शुरू होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे यहां से शुरू हुआ तो कहीं यहां जाके वो इंटरसेक्ट करे, तो फ्रीजिंग पॉइंट में उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिक्रीमेंट आएगा। सो दैट्स व्हाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हमें वही, जैसे हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF, दैट इज अ freezing point of pure solvent minus freezing point of solution. Now this delta TF is directly proportional to again molality of solution. As we remove the constant, we add a, as we remove the proportionality sign, we add a constant. This constant Kf, and Kf is molar depression constant. क्या बोलेंगे इसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एंड दिस इज आल्सो डिफाइंड फॉर प्योर सॉल्वेंट। इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दोनों प्योर सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होंगे। इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स। कैसे? सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. When we add a non-volatile solute into the pure solvent, the vapor pressure of solution decreases. As the vapor pressure of solution form decreases, its boiling point increases, but its vapor pressure decreases. So the increment in boiling point is called elevation in boiling point, and the decrement in freezing point is called depression in freezing point. Elevation in boiling point is given by delta TB is equals to KB into M, where delta TB is elevation in boiling point, KB is molar elevation constant, and M is molality, that is KB into WB upon MB into WA into 1000. That is the actual expression of calculation of elevation in boiling point. Similarly, elevation in freezing point, that is delta TF, that is KF into M, where Kf is molar depression constant, and that Kf delta Tf is equals to Kf into Wb into 1000 upon Mb into Wa. Now today we will discuss
certain numerical questions on elevation and freezing point. Before discussing those numerical question, first we discuss the application, real life application of elevation and boiling point. Now, what is a real life application? First application that antifreeze solutions. Antifreeze solutions क्या होते हैं? As we know that water has a freezing point 0 degree centigrade. एंड नॉर्मली जो आपकी फोर व्हीलर जो कार्स होती हैं, फोर व्हीलर्स होते हैं, उनके रेडिएटर्स में क्या होता है, इंजन के अंदर एक पार्ट होता है रेडिएटर. रेडिएटर कंसिस्ट ऑफ वाटर. ठीक है, ज्यादा हीट एनर्जी ना प्रोड्यूस हो तो कूल डाउन करने के लिए रेडिएटर के अंदर क्या रहता है, पानी फिलअप किया रहता है. तो जहां कोल्ड कंट्रीज होती है, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन रहता है, दैट इज बिलो टू द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां जो रेडिएटर में वाटर है वो वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है. सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन वी ऐड इथाइलिन ग्लाइकॉल इनटू द वाटर. नाउ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. As you add the non-volatile solute into the water, it will decreases the freezing point of the solution form. As you know that the water has a freezing point 0 degree centigrade, but जैसे ही आप क्या करेंगे, उस वाटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड कर देंगे, according to the temperature of the surrounding, वहाँ के सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग, सपोज आपका -4, -5, -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस अकॉर्डिंग इथाइलिन ग्लाइकॉल का अमाउंट भी चेंज होता जाएगा. दैट वी हैव कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है, तो दैट वी हैव कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. कि सपोज आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एज वी नो दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर इज -10, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी, दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड. केएफ वाटर के लिए डिफाइंड रहता है. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकॉल का नोन रहेगा. 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट, आपको वाटर कितना ले रहे हैं आप रेडिएटर के अंदर वो भी नोन है आपको, तो आपको मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कैलकुलेट हो जाएगा. सो एज यू ऐड द इथाइलिन ग्लाइकॉल इनटू द वाटर, दैट डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म, सो दैट द वाटर इन अ सॉल्यूशन और वाटर प्रेजेंट इन द रेडिएटर डजंट फ्रीज. तो आपका रेडिएटर जो है वो खराब होने से बच जाता है. तो दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस. जो सॉल्यूशंस या जो सब्सटेंसेस वाटर पर वर्क करते हैं, जिनका जो इंटरनल कंटेंट रहता है, वाटर रहता है, तो वाटर के अंदर हम इस तरीके के एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस ऐड कर लेते हैं. सेकेंड एप्लीकेशंस है, ये भी जनरली कोल्ड कंट्रीज के अंदर, कोल्ड कंट्रीज में जहाँ हिली एरियाज होते हैं, जहाँ पर क्या होता है, रोड्स वगैरह पे आइस वगैरह की एक बड़ी बड़ी लेयर्स क्या हो जाती हैं, फॉर्म हो जाती है. तो उन लेयर्स को रिमूव करने के लिए, आइस की बड़ी बड़ी लेयर्स रोड पर जब डिपॉजिट हो जाती है, तो उनको रिमूव करने के लिए वी ऐड सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड. स्प्रेड आउट द सोडियम क्लोराइड, यानी नॉर्मल जो आपका टेबल सॉल्ट है या कैल्शियम क्लोराइड, दैट विल बी स्प्रेड ओवर द आइस रोड्स. तो वो क्या करेगा, दैट डिक्रीजेस, दैट इंक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट. वो क्या करेगा, वो सोल्यूशन जो है, जैसे आप क्या करेंगे, आइस के ऊपर सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड स्प्रेड आउट करेंगे, दैट विल बी मेल्ट आउट द आइस. आइस को वो क्या करेगा, मेल्ट आउट करेगा. मेल्ट आउट क्यों कर रहा है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड और आपके कैल्शियम क्लोराइड हैं, दोस आर इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दे हैज अ टेंडेंसी टू डिसोसिएट और एसोसिएट. नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो एज द सॉलिड पार्टिकल इंक्रीजेस, आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो वो जो आइस फ्रीज हो रखी है वो मेल्ट डाउन होगी. So by this process we can remove the ice. So these are the two applications, real life applications of depression and freezing point. Is it clear? Any doubt in that part? Now we discuss numerical questions
on the topic depression and freezing point. Now first question, an aqueous solution of sugar boils at the temperature 373.128 Kelvin. An aqueous solution of sugar boils at the temperature 373.128 Kelvin. Calculate the freezing point of the solution. ठीक है, आपको क्या बोला है, एक्वा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है और आपको उसी एक्वा सॉल्यूशन का क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है. नाउ केएफ फॉर द वाटर यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द वाटर इज 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, दैट इज गिवन, एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज 0.512 केल्विन केजी मोल इनवर्स, यानी केएफ और केबी की वैल्यू आपको गिवन है. अब क्वेश्चन क्या है, an aqueous solution of sugar, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है 373.128 केल्विन और आपको पूछा है उसी एक्वस सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है. आपको केएफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स और केबी की वैल्यू दे रखी है 0.512 केल्विन केजी मोल इनवर्स. ठीक है, तो नाउ एज वी नो दैट aqueous solution of sugar consists of sugar and water. So your solvent is water and solute is sugar. So first we use the logic elevation in boiling point, that is delta TB is equals to KB into M. ठीक है, so now as we know that aqueous solution of sugar is given and boiling point of aqueous solution of sugar is given and boiling point of water that is 373 Kelvin. ठीक है, तो ये आपका हो गया TB, ये हो गया TB नॉट, तो डेल्टा TB की वैल्यू क्या हो जाएगी, TB माइनस TB नॉट दैट इज 373.128 माइनस 373, so that is 1.128 Kelvin. ये डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई. ठीक है, डेल्टा टीबी और केबी की वैल्यू गिवन है तो आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी, तो एम इज डेल्टा टीबी बाय केबी, सो एम इज डेल्टा टीबी दैट इज 0.128 डिवाइड बाय 0.512. ठीक है, सो दैट वैल्यू इक्वल्स टू 0.25. तो ये आपके एक्वा सॉल्यूशन की क्या फॉर्म हो गई, मोलालिटी आ गई. नाउ as we know that depression in freezing point, the expression of depression in freezing point that is delta TF is equals to KF into M. now M की वैल्यू यूज कर लेंगे, KF है 1.86 into 0.25, so delta TF equals to 1.86 divided by 4, so that is equals to 0.465. अब now delta TF क्या होता है आपका, delta TF is depression freezing point, that is a freezing point of solvent minus freezing point of solution. So TF naught minus TF is equals to 0.465. Now if I am taking a freezing point of solvent that is water, delta TF naught आपको पता है कितना होता है, freezing point of solvent कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर that is 273 Kelvin minus 0.465, that is equals to the TF. That is a freezing point of aqueous solution of sugar. 273 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, you will get a freezing point of aqueous solution of sugar. तो पहले हमने क्या किया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, मतलब पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू यूज करके हमने मोलालिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कैलकुलेट करी. नाउ सेम एक्वा सॉल्यूशन आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी यूज हो रहा है, तो वही सेम मोलालिटी यूज करके हमने क्या कैलकुलेट किया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सो उससे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया. इज इट क्लियर? Now next question,
Next question is, the freezing point of pure nitrobenzene is 278.8 Kelvin. आपको क्या दिया हुआ है? TF naught for the nitrobenzene, that is C6H5NO2, is 278.8 Kelvin. When the 2.5 gram of unknown non-volatile electrolyte are dissolved in the 100 gram of nitrobenzene, the freezing point of solution becomes 276.8 Kelvin. That is freezing point of solution क्या है? 276.8 Kelvin. When we add 2.5 gram of non-volatile solute into 100 gram of solvent. So आपको पूछा है calculate the molar mass of non-volatile solute, and the Kf for the solvent is 8 Kelvin kg mole inverse. That is the value of Kf. Okay, so now as we know that delta Tf is Kf into Wb into 1000 upon Mv into Wa. ये एक्सप्रेशन रहता है. अब देखिए हमें Mv की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो Mv इज इक्वल टू Kf into Wb into 1000 डिवाइड बाय डेल्टा Tf into Wa. ठीक है, सो Mv कितना हो गया? ये हो गया 8 into Wb, that is 2.5 gram into 1000 divided by delta Tf. Now delta Tf की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो delta Tf is Tf naught minus Tf, that is 278.8 minus 276.8, that is 2 Kelvin. ठीक है, तो ये हो गया 2 Kelvin into Wa. Wa की वैल्यू है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है. ठीक है, तो ये हो गया, ये 1000 से ये 1000 कैंसिल. ठीक है, 4 into 25, that is 100 gram per mole. That is a molar mass of non-volatile solute. Unknown substance का ये क्या आ गया? मोलर मास आ गया. Is it clear? Any doubt? Now next question. The difference in the boiling point and freezing point of an aqueous solution of urea should be 105 degrees centigrade. Now how much urea whose molar mass is 60 should be dissolved in 100 gram of water? Means वो क्या कह रहा है कि we are adding a urea into the water and form an aqueous solution of urea, that how much amount of urea should be added into the 100 gram of water so that the difference in boiling point and freezing point of the solution is equals to 105 degree. कितना आ जाए? 105 degree. अब आपको दोनों सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, तो Kb की वैल्यू और Kf की वैल्यू भी गिवन है. Kf is 1.86 Kelvin kg mole inverse and Kb is 0.512 Kelvin kg mole inverse. ठीक है, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड द फ्रीजिंग पॉइंट, उसका डिफरेंस आपको क्या दे रखा है? 105. तो कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए, now elevation in boiling point, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है वो मैं आपको एक बार वर्कआउट कर लेता हूं. डिफरेंस in boiling point and freezing point of aqueous solution of urea, that is 105.
इतना डिफरेंस करने के लिए आप कितना यूरिया कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी WA आपको दे रखा है 100. नाउ एज यू नो दैट elevation in boiling point, that is delta TB is equals to KB into M. Now delta TB क्या होता है? TB minus TB naught KB into M. Now TB is boiling point of solution. क्या है? Boiling point of solution. So TB is equals to TB naught plus KB into M. नाउ TB नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. यदि मैं डिग्री सेंटीग्रेड में ले लूं वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो TB की वैल्यू क्या हो गई? 100 प्लस KB की वैल्यू आपको दे रखी है 0.51 केल्विन kg मोल इनवर्स. तो हो गया 100 प्लस 0.51 M. ये इक्वेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग द यूरिया. ये इक्वेशन 1 बन गई. नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, that is delta TF is equals to KF into M, that is TF naught minus TF is equals to KB into KF into M. तो TF क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? TF नॉट माइनस KF इंटू M. TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस KF इंटू M. अब TF KB की वैल्यू दे रखी ना, KB इज 0.51 केल्विन kg मोल इनवर्स, और KF की वैल्यू है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स. ये वैल्यू दे रखी है. तो यहां देखिए KB की वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन में क्या रखी है? 0.51, और KF की वैल्यू यहाँ 1.86 रख देंगे. सो TF इज 0 माइनस 1.86 इंटू M. ये इक्वेशन क्या हो गया आपका? सेकेंड. अब आपको क्या दिया हुआ है कि इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना दे रखा है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो वो डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे कि TB minus TF, that is difference in a boiling point and freezing point of the solution is 105. तो TB की इक्वेशन है 100 plus 0.51 M minus plus 1.86 M. ये प्लस क्या हो गया? क्योंकि TF था minus 1.86 M, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, that is 105. तो 1.86 और 0.51 इसको ऐड करें तो ये 7, that is 2.37 M is equals to 105 minus 100. तो M की वैल्यू कितनी हो गई? 5 डिवाइड बाय 2.37. 5 डिवाइड बाय 2.37, तो ये वैल्यू आ गई 2.019 मोलर. ये आपकी सॉल्यूशन की क्या आ गई? मोलैलिटी आ गई. So as you get the molality of the solution, now you can easily calculate the mass of urea required. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? mass of urea required. So molality क्या होता है? moles of solute present in 1 kg of solvent. तो ये हो गया 2.019 is equals to WB कैलकुलेट करना है into 1000 MB मोलर मास ऑफ यूरिया हमें 60 दे रखा है, और WA दैट इज 100, क्योंकि हमने यूरिया को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया. 1 2 3, तो WB वैल्यू हो गया 2.019 into 6. 2.019 into 6, so that is 12.654. ठीक है, so that much of urea is dissolved in the solution, then the boiling point and freezing point difference is 105 degrees centigrade.
Is that clear? Now I'm repeating the question. Two elements A and B form the compounds having molecular formula AB2 and AB4. When dissolved in a 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 degrees centigrade, whereas 1 gram of AB4 lowers the freezing point of solvent by 1.3 degrees centigrade. Calculate the atomic masses of A and B if the Kb for the benzene is 5.1 Kelvin kg mole inverse. If the Kf for the benzene is 5.1 Kelvin kg mole inverse. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है मैं वापस से रिपीट ऑन कर रहा हूं. दो एलिमेंट है ए और बी, इनके कॉम्बिनेशन से दो कंपाउंड बन रहे हैं. एक बन रहा है AB2, एक बन रहा है AB4. अब AB2 का जब 1 ग्राम ऑफ AB2 when dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कितने से डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा टी भी आपको क्या दे रखा है 2.3 केल्विन. और जब 1 ग्राम ऑफ AB4 dissolved in a 20 gram of benzene, then the freezing point is decreased by 1.3 Kelvin. तो आपको क्या करना है, ए और बी के एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मासेस. सो हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन. लेट्स सपोज एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी are x and y. ठीक है, सो मोलर मास ऑफ AB2 कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मासेस. तो AB2 का मोलिकुलर मास हो जाएगा x plus 2y एंड मोलर मास ऑफ AB4 क्या हो जाएगा x plus 4y. That is a molar mass of AB2 and that is a molar mass of AB4. अब जैसे ही AB2 का 1 ग्राम आप 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिक्रीज क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो डेल्टा TF क्या आ रहा है, डेल्टा TF is equals to KF into M. ठीक है, that we have calculate for AB2. तो AB2 के लिए क्या आ रहा है 2.3 is equals to KF की वैल्यू है 5.1. KF की वैल्यू क्या दे रखी है बेंजीन के लिए 5.1 केल्विन केजी मोल इनवर्स इनटू डेल्टा TF is equals to KF into WB upon MB into WA into 1000. जो फॉर्मूला है. सो ये हो गया 2.3 is equals to 5.1 into WB. WB आपको दे रखा है 1 ग्राम into 1000. अब ये MB क्या लेना है, मोलर मास ऑफ AB2, तो दैट इज x plus 2y into WA, दैट इज 20 ग्राम ऑफ बेंजीन. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 200, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, फिर 51 2.3 is equals to 510 upon x plus 2y. तो x plus 2y की वैल्यू कितनी हो गई 510 डिवाइड बाय 2.3. ये इक्वेशन 1 हो गया. Next, for AB4, delta TF is equals to KF into M. तो TF की वैल्यू आपको अब AB4 के लिए क्या देखा है 1.3. तो 1.3 is equals to 5.1 into 1 into 1000 divided by x plus 4y into 20 ग्राम यानी 20. तो ये हो गया. तो ये एक सेकेंड, यहाँ 2 और है, ये 2 हमने नहीं लिया, सॉरी. तो यहाँ ये 2 और था, तो यहाँ हम कर लेते हैं 4.6.
क्योंकि 2.3 इधर आएगा तो 510 अपॉन 4.6 और ये हो जाएगा 1.3 इज इक्वल टू 510 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 4y, तो x प्लस 4y की वैल्यू हो जाएगी 510 अपॉन 2.6। तो ये इक्वेशन सेकंड होगी। तो x प्लस 2y और x प्लस 4y, तो देखिए x प्लस 2y आपको दे रखा है 510 अपॉन 4.6, तो दैट इज 5100 डिवाइड बाय 46 और x प्लस 4y कितना है 5110 डिवाइड बाय 2.6, तो दैट इज 5100 डिवाइड बाय 26। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x और y की। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो x और x कैंसिल हो गया, -2y इज इक्वल टू 5146 डिवाइड बाय 46 -5146 डिवाइड बाय 26।